सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेपाल का वो सच जानेंगे जो आपको नेपाल जाने से पहले जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हो नेपाल जाने की तैयारी या आपका कोई फ्रेंड कर रहा है नेपाल जाने की तैयारी, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मुक्तिनाथ होकर आया हूं और मैं इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूं जो शायद आपको वहां जाने के बाद पता चलेगा, और जब वो चीजें आपके साथ होंगी तो आपको उस चीज का पछतावा होगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल अब वो नेपाल नहीं रहा जहां पर हम सब आराम से जाते थे और आ जाते थे, कोई समस्या नहीं होता था। नेपाल के साथ आर्थिक व्यवस्थाएं भी बदली हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बदली हैं। नेपाल के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी टूरिज्म के हिसाब से बदला है। तो इस वीडियो में मैं वो सारी बातें करूंगा जो आपको नेपाल विजिट करने से पहले जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय सिंह और मैं अभी रिसेंटली गया था मुक्तिनाथ। तो मैं गया था पोखरा, मुक्तिनाथ और ये सारा चीज मैं करके आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, तो नेपाल अगर आप जा रहे हो अपने कार से जा रहे हो तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस सुन लो, क्योंकि जब आप डीजल का प्राइस है वहां पे 225 रुपया और पेट्रोल का प्राइस है 270 रुपया नेपाली। ठीक है, ये आपका लगभग 145 और 135 रुपए पड़ता है इंडियन कॉस्ट। क्योंकि नेपाल में जैसे आप यहाँ का 100 रुपया लेके जाओगे तो नेपाल में जब आप जाओगे तो 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी वो 160 रुपया बन जाता है। तो अगर आप बॉर्डर पे, अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का 100 रुपया नेपाल का 160 रुपया हो जाता है। ये बात क्लियर है। जब आप बॉर्डर पे जाते हो तो आपको एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। वहां पर ये लोग क्या करते हैं, आपके साथ थोड़ा बहुत करेंसी कम में ही देते हैं। जैसे हम लोगों को मिला था 1.58 पे, पूरा 1.6 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया था। हमने जितनी भी करेंसी एक्सचेंज कराई थी तो उसने 1.58 किया था। कुछ लोगों को तो 1.55 पे भी दे रहे थे। जैसे आप रिटर्न होगे और बॉर्डर पर एक्सचेंज कराओगे तो फिर वो 1.55 का ही रेट लेंगे। तो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी बार्गेनिंग। आपको कहना पड़ेगा बार बार कि भैया वो आप 1.6 ही लो, 1.6 लो। दबाव बनाओगे तो 1.58 तक वो आ जाएंगे, 1.59 तक भी आ जाएंगे। तो इससे आपका कुछ पैसा बच सकता है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरी बात दोस्तों, ये जान लो कि भारत में भी ट्रैफिक रूल बहुत है, लेकिन हम लोग पालन नहीं करते हैं, या हम लोग का चालान कटता है तो हम लोग लड़ने लगते हैं, ये चीजें होता है, कर लेते हैं, वो चीजें कर लेते हैं। पर नेपाल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका चालान कटा तो आपको पीछे जाकर ही चालान भरना पड़ेगा, वो भी नेपाली रुपीज में। और दूसरी चीज, वहां ऑनलाइन पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि आपका चालान कटे 2 किलोमीटर आगे और पूरी पहाड़ी घूम के आप जाके 2 किलोमीटर पीछे चालान जहां सबमिट होने के लिए वो बोले होंगे, तो वहां आपको चालान सबमिट करना पड़ेगा। तो नेपाल जाने से पहले आपको चालान अगर नहीं कटवाना है तो 3-4 बातें मैं बता रहा हूं, मोटा मोटी एकदम याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो आपका नेपाल में चालान कटना एकदम मतलब पक्का है। ठीक है, तो पहली बात कि आपको भैया भंसार तो बनवाना ही है। उसके बाद आपको आरटीओ में जाकर आपको परमिट भी बनवाना है। आरटीओ परमिट मत भूलिएगा। अगर आप ठूटीबारी या महेशपुर बॉर्डर से होकर जा रहे हो, जहां भंसार बनवा लेते हो, तो उसके आगे आरटीओ ऑफिस है, वहां से आप परमिट लेना मत भूलना, वरना भाई साहब खतरनाक पेमेंट काट, वो आपका चालान काटा जाएगा। और जाते वक्त नहीं काटा जाएगा, आते वक्त काटा जाएगा। तो आपको चक्कर आने लगेंगे, आते वक्त बहुत पेन होता है। तो यहाँ सोनौली बॉर्डर से अगर आप जा रहे हो या कहीं से भी जा रहे हो आप, तो आरटीओ से परमिट लेना मत भूलना। ये मेरा विनम्र आवेदन, विनम्र अनुरोध है आप सबसे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। सीट बेल्ट जरूर लगाएं, आगे जो ड्राइव कर रहा है वो भी सीट बेल्ट लगाए और जो बगल में बैठा है वो भी सीट बेल्ट लगाए। सीट बेल्ट लगाने की गलती मत करना। थोड़ा सा भी उनका निगाह पड़ा तो आपका चालान काटे बिना वो नहीं मानेंगे। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हो कि आप जब भी गाड़ी चलाओ तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखो। जैसे आप अगर किसी हाईवे से गुजर रहे हो, जैसे महेंद्र हाईवे या सिद्धार्थ हाईवे, तो आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर 40 है तो 40 से कम चलाओ, अगर 30 है तो 30 से कम चलाओ। अगर आप पोखरा में जा रहे हो और पोखरा में अगर शहर में गाड़ी चला रहे हो, तो ये नहीं कि दबाते हुए और उड़ाते हुए आप जा रहे हो, क्योंकि वहां पे आपका चालान कटना पक्का है।
अब चौथी गलती हम इंडियंस क्या करते हैं, हम जेब्रा क्रॉसिंग, जहां हम पार्किंग लगाते हैं तो हम जेब्रा क्रॉसिंग को देखते नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जहां पेडेस्ट्रियन जाते हैं, जो सुविधा से आसानी से जा सकते हैं, तो हम अमूमन गाड़ी क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी नहीं होती है, तो हम जाके तुरंत सोचते हैं कि अरे यही जगह खाली है तो पार्क कर देते हैं। जैसे आप पोखरा में गुप्तेश्वर केव में, महादेव के केव में, या फिर डेविस फॉल देखने जाते हो, तो वहां पे आपको अमूमन जगह वहीं खाली होती है जेब्रा क्रॉसिंग पर ही। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर आपको गाड़ी नहीं लगानी है। बाइस आपके टायर में क्या लगाकर चले जाएंगे, वो फंसा के चले जाएंगे जो लॉक कर देता है, ठीक है। तो फिर जाके आपको परमिट कटवा, चालान भर के, और फिर आपको आके वो खुलवाना पड़ता है। तो इस बात से जरूर सावधान रहिएगा। जूता जरूर पहनिएगा अगर ड्राइव कर रहे हो, और अल्कोहल कंज्यूम करके बाइक या कार आप बिल्कुल मत चलाइएगा, क्योंकि आपकी कहानी चालान से ही खत्म होगी। तो ये गाइस हो गया चालान का अपडेट। दोस्तों अब आते हैं हम सिविक सेंस वाले वीडियोस पे। दोस्तों सिविक सेंस वाले वीडियोस ऐसे हैं कि देखो, अगर आप अपने क्षेत्र में, अगर आप गैंगटॉक साइड जाओगे या दार्जिलिंग साइड जाओगे, दार्जिलिंग तो छोड़ दो, गैंगटॉक साइड या मेघालय साइड चले जाओगे, तो आप अगर कचरा फेंकोगे वहां पे, या फिर आप कोई भी थूकोगे, तो ये वो लोग भी टोक देते हैं। तो नेपाल के लोग इस समय थोड़े से ज्यादा टोक रहे हैं, पर नेपाली लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इतना भी आप मत कर दीजिए कि इंडियन टूरिज्म आपके तरफ आना बंद हो जाए। खैर मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, नेपाली लोग बहुत प्यारे हैं। देखो वो लड़ाई झगड़ा बहुत करते नहीं है जल्दी, और बहुत ही वो बेचारे खुद ही जूझ रहे हैं किसी चीज से, तो वो भी चाहते हैं कि उनके वहां टूरिज्म आए। पर कुछ नेपाली सचमुच इस चीज को का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम ही लोग जा रहे थे, एक महिला जैसे निकली गाड़ी से, हम लोग परमिट चेक करवा रहे थे मुक्तिनाथ की तरफ, तो उसने क्या किया कि अपना कपड़ा जो है वो उसने गाड़ी पे ही, ट्रेवलर से शायद जा रहे थे सब, तो उसने अपने ही ट्रेवलर पे उसने अपना कपड़ा रख दिया। और एक आदमी जो परमिट चेक कर रहा था, वो पता नहीं कहां से आ रहा था, लगा बोलने कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप अपने देश में ऐसे कैसे कर सकते हो। तो भाई मैं अपने देश में क्या करता हूँ उससे मतलब नहीं, मैं तुम्हारे देश में अगर कोई चीज कर रहा हूं तो आप प्यार से ही बोल सकते हो। और खैर उसने प्यार से ही बोला था, पर इतना भी मत बोल दो यार, तुम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग कपड़ा नहीं सुखाते हो, ये नहीं सुखाते हो, ये एकदम गलत बात है। भाई कोई ट्रेवलिंग कर रहा है और उसकी गाड़ी है, वो सुखा सकता है, उस पर कोई वो दो राय नहीं है मेरे हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि वो अपना अंडर गारमेंट्स उस पर सुखा रहे थे जो तुम्हें देख कर शर्म आ रही थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं थूकने पे, हाँ जैसे आप रोड पे थूक देते हो, तो ये चीज गलत है। हम इंडियंस को भी ये समझना चाहिए कि हम रोड पे कचरा ना फेंकें। ये तो हमें मतलब ये तो हमारा देश भी समझाता है बार बार कि हमें ये, इतना तो सिविक सेंस हमारे अंदर भी है। तो रोड पे कचरा ना फेंके, थूके नहीं, सामने वाले की प्राइवेसी का ध्यान रखें। ये सारे सिविक सेंस का आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहां के लोग भी ठीक है, होटल भी बहुत सस्ते मिल जाता है। आ जाते हैं अब होटल के बारे में। तो दोस्तों आप अगर मुक्तिनाथ जा रहे हो, पोखरा जा रहे हो, तो देखो नेपाल ऐसा है ना कि अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है और मॉडरेट लोगों के लिए भी है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका बजट बहुत, देखो लग्जरी रूम अगर चाहिए तो 1200-1500 इंडियन में आपको बड़े प्रेम से मिल जाएगा, 2 लोग रह सकते हो। 1500 में 3-4 लोग के रहने का भी अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। मुक्तिनाथ में भी सेम है, पोखरा में भी सेम है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि आपको, आप जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ, खैर मैं इस बीच तो उत्तराखंड और ये सब साइड गया नहीं, सुना कि कैंप में सुला रहे हैं, एक में 4 आदमी सो रहे हैं और 4-4 हजार 5-5 हजार के रूम मिल रहे हैं। तो भाई ऐसा वहां कुछ नहीं है। आपको सस्ता 1000 इंडियन दे दोगे तो भाई तो आप एकदम समझो लग्जरी चीजों का भोग विलासता का जीवन वहां से बिता कर आओगे। तो ये रही बात होटल की। सो गाइज ये सारी चीजों को ध्यान रख के आप पोखरा और नेपाल का मजा आराम से ले सकते हो। और गाड़ी जब भी चलाना तो सामने वाले को प्रीफर करना, अपने लेन में चलना है आपको। और दूसरी चीज, कभी भी ओवरटेक करना तो पूरा देख कर ही ओवरटेक करना कि सामने से गाड़ी नहीं आ रही है। पहाड़ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं हम इंडियंस के, क्योंकि हमें आदत पड़ी रहती है, हम लोगों का रोड क्या होता है, सीधा होता है, हम लोग गाड़ी बीच में चलाते हैं। हमारे वहां अमूमन पूर्वांचल साइड में हम लोग गाड़ी बीच में चलाते हैं और तुरंत हम लोगों को सीधा दिखता है, हम लोग गाड़ी ओवर क्रॉसिंग मतलब क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन नेपाल की पहाड़ियों पे ऐसा नहीं है। आप जब भी क्रॉस करने की कोशिश करोगे, ठीक है,
तो आपको सामने दिखेगा नहीं, अपने लेन में ही चलना है, अपना लेन नहीं छोड़ना है, वरना एक्सीडेंट आप ही का होगा और भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। तो ये सारी दोस्तों बातें रही और मुझे लगता है कि देखो नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका सम्मान भी करेंगे, अगर थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो तो आपका पैसा भी अच्छा खासा बच जाएगा। तो कुल मिला के बात ये था कि नेपाल का ट्रिप बहुत अच्छा था। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो इंडिया में फुल करवा लो, क्योंकि तेल थोड़ा सा वहां पे महंगा है, तो एक बार फुल करा लो, एक बार वहां और फुल कराओगे तो मे भी आपकी गाड़ी घूम के चली जाएगी। ठीक है, तो गाइज मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छे हो तो दुनिया भी आपके लिए अच्छी है। सो गाइज स्टे ट्यून और ब्लॉग्स को देखते रहना, नेपाल के ब्लॉग्स में डाल रहा हूं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उस सारे दोस्तों को ये वीडियो जरूर सेव कर देना जो नेपाल जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, और उन चीजों को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी समस्या होगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा कमेंट करके, जो आपकी समस्या का मैं समाधान जरूर करूंगा। सो गाइज ये था मेरा पूरा नेपाल का ट्रिप का एक छोटा सा वीडियो।